नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट HLFT-42 एयरक्राफ्ट को लेकर, जिसके एक स्केल मॉडल को रिसेंटली HAL की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था। अब इस एयरक्राफ्ट को HAL की तरफ से एक लो कॉस्ट फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाने का प्लान किया गया, जिससे खास करके एक्सपोर्ट पर्पस को ध्यान में रखकर बनाया जाने वाला और साथ ही इसको इंडियन एयरफोर्स में भी आगे चल के इंडक्ट करने के लिए ऑफर करने की बात किया जा रहा है। अभी की बात करें तो अब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के स्टेज में मौजूद है। हालांकि इसे चाहे तो HAL जल्दी डेवलप कर सकता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल करने के लिए जो सब सिस्टम चाहिए वो पहले से हमारे पास मौजूद है और बस एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम को रिफाइन करने के बाद इसकी डेवलपमेंट को काफ़ी जल्दी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये एक 16.5 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसे आप तेजस MK2 के स्टैंडर्ड का फाइटर कह सकते हैं और ये अच्छी खासी वेपन्स को भी कैरी कर सकता है। और इनिशियली इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। अभी इसको लेकर एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि हालांकि इस एयरक्राफ्ट में अभी के लिए यानी कि इसकी इनिशियल प्रोडक्शन में जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इसको एक हायर थ्रस्ट के इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इसमें भारत एमका के लिए जिस इंजन को डेवलप करने वाला है उसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अभी के लिए HAL और ADA हमारी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, यानी कि तेजस MK2 और एमका या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, इन सभी प्रोग्राम को सही से डेवलप करने में काफी वक्त ले रहे हैं और ऊपर से एक और एडिशनल एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करना हमारे लिए और भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाला है। वो बात अलग ही, अगर हम तेजस MK2 को पहले से डेवलप कर लिए और उसके बाद किसी और एयरक्राफ्ट को डेवलप करना स्टार्ट करना चाहते हैं, वो थोड़ी अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक के ऊपर एक एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। अभी लगभग 4 से 5 अलग अलग कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को HAL और ADA डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनमें से एक भी एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो जब तक हम इस सभी को डेवलप करेंगे, इनकी डेवलपमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे, तो हो सकता है इनका टाइम ही पूरा हो गया होगा। तो इसका अभी कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हमें इसमें फ्यूचर में कौन सी इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी इंडियन एयरफोर्स की करंट रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए होगा, जो कि एक मीडियम वेट कैटेगरी का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होना चाहिए, जो कि तेजस MK2 या फिर एमका पूरा कर सकते हैं। और जब तक इनकी डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, तब तक एक और सेम क्लास के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में रिसोर्सेस और टाइम इन्वेस्ट करना सिर्फ इनकी बर्बादी ही होने वाला है। अगला अपडेट Su-30M के एयरक्राफ्ट की तरफ से है, जिसे हम इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। और हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, उन सभी में सबसे कैपेबल और सबसे ज़्यादा नंबर में यही एयरक्राफ्ट हमारे पास मौजूद है। और ये पूरे इंडियन एयरफोर्स में अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। और अभी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स में टोटल 40 सुखोई को, यानी कि करीब करीब 2 स्क्वाड्रन को ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया था। यानी पूरे इंडियन एयरफोर्स में जितने भी सुखोई मौजूद होंगे, उन सभी में बस 40 ऐसे सुखोई मौजूद होंगे जो कि सिलेक्टिवली ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर पाएंगे। पर अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की चीफ की तरफ से मीडिया को इंटरव्यू के दौरान ये बात बताया गया था कि सिचुएशन को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी पूरी सुखोई फ्लीट में ब्रह्मोस मिसाइल को इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है। उनकी स्टेटमेंट को लेके यहाँ पर 2 नतीजे निकल सकते हैं। पहला ये कि इंडियन एयरफोर्स की सभी एग्जिस्टिंग सुखोई को ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई कर दिया जाएगा और सभी 260 सुखोई जो कि अभी ऑपरेशनल कंडीशन में, उन सभी में ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफिकेशन किया जाएगा, जो कि आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर पाएंगे। या फिर जो 40 सुखोई को अभी ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया है, उनको अभी सभी सुखोई स्क्वाड्रन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिससे हर एक सुखोई स्क्वाड्रन में ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने वाले सुखोई एयरक्राफ्ट मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो ज्यादा फिजिबल लग रहा है, लेकिन साथ ही हो सकता है आगे चल के जब ब्रह्मोस NG को इंडक्ट किया जाएगा तो उसको सभी सुखोई कैरी कर पाएंगे। और साथ ही ये बात बताया गया कि आगे चल के और भी सुखोई को ब्रह्मोस मिसाइल को भी कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला अपडेट कैट्स हंटर सिस्टम की तरफ से। ये भी HAL की तरफ से प्रपोज किए गए कैट्स वॉरियर सिस्टम, यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का एक सब सिस्टम है, जिनको जरूरत पड़ने पर एक साथ स्वाम में ऑपरेट किया जा सकता है, फिर जरूरत पड़ने पर इंडिविजुअली ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें जो कैट्स हंटर सिस्टम है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जिसकी वेट करीब 600 kg तक होने वाली है और इसमें अभी एक PTI 7 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल होने वाला है, जो कि इसको अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने का रेंज प्रोवाइड कर सकता है।
और इनिशियली ये प्लान किया गया था कि इसको रीयूजेबल बनाया जाएगा, यानी कि ये अपने टारगेट पर अगर पेलोड को डिलीवर कर देता है तो इसे बाद में रिकवर किया जा सकता है और फिर से इसमें वॉरेट को इंटीग्रेट करके फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। यानी कि एक मिसाइल की तरह तो होगा, लेकिन इसकी जो वॉरेट सेक्शन होगा उसे ये अपनी टारगेट पर एक बॉम्ब की तरह पैराशूट की मदद से ड्रॉप करने वाला है, जिससे इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर सेफ रहने वाला है, जिसके बाद में हम फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अभी जब इसको फर्दर डेवलप किया जा रहा था, ये बात अभी बताया जा रहा है कि इसकी रिफाइनमेंट के दौरान अभी इसको रीयूजेबल बनाने का जो प्रपोजल था उसको कैंसिल करने का फैसला किया जा रहा है और अभी इसकी डिजाइन को और भी स्टेल्थी बनाने के साथ साथ इसकी रेंज को भी बेहतर करने का प्लान किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली कैट हंटर सिस्टम की रेंज क्या होगा ये तो अभी तक बताना संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पर अभी तक HAL की तरफ से और ना ही न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से कोई स्टेटमेंट को इशू किया गया है। पर सेम सेगमेंट में अभी DRDO की तरफ से भी लॉन्ग रेंज की और मीडियम रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। तो HAL के लिए और न्यू स्पेस के लिए कैट हंटर सिस्टम को इनसे बेहतर बनाना सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, जिसे ये DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले मिसाइल को कम्पीट कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो भले ही कैट हंटर सिस्टम एक क्रूज मिसाइल की तरह होने वाला है, लेकिन इसका DRDO की सबसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होने वाला है और मेरे हिसाब से ये अपने सेगमेंट में स्कैल्प जैसे मिसाइल के स्टैंडर्ड का मिसाइल होने वाला है, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग किसी भी कन्वेंशनल मिसाइल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट HAL की STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरफ से। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL को STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की लगभग 70 यूनिट के लिए एक ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जो कि इन एयरक्राफ्ट का पहला ऑर्डर भी था। इनको अभी इंडियन एयरफोर्स की प्लैटस PC-7 एयरक्राफ्ट की जगह पर आगे चल के ऑपरेट किया जाने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की स्टेज 1 ट्रेनर की तरह काम करने वाले हैं और ये प्लैटस PC-7 एयरक्राफ्ट के मुकाबले लगभग 30 से 40% के आसपास सस्ते पड़ने वाले हैं, जो कि इंडिजिनस होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी होने वाली है। तो फ्यूचर में ये इंडियन एयरफोर्स की प्राइमरी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रोल को निभाने वाला है। अभी के लिए इसकी एडिशनल 36 ऑर्डर को भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा सकता है और कुल मिलाकर इसकी 100 से भी ज़्यादा यूनिट्स को आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाने वाला है। अभी HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने की तैयारी किया जा रहा है और साथ ही बताया गया कि इन 70 एयरक्राफ्ट के लिए जो ऑर्डर को किया गया था उनकी डिलीवरी HAL की तरफ से 2025 तक स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अब सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि HAL की तरफ से तो ये भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट को आगे चल के वो एक्सपोर्ट करने का भी प्लान कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर किए जाने के बाद और कई देशों की तरफ से इसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। इसके कुछ मेजर कारण ये भी है कि मार्केट में अवेलेबल किसी भी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के मुकाबले STD-40 लगभग 30% के आसपास सस्ता पड़ने वाला और साथ ही ग्लोबल स्टैंडर्ड में अवेलेबल किसी भी सेम स्टैंडर्ड की ट्रेनर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को मैच कर सकता है, जिस वजह से इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। और इसके अलावा भी HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इसमें फर्दर रिफाइनमेंट को करने के लिए भी रेगुलर बेसिस पर बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट एक मज़ेदार अपडेट होने वाला है। आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान का जो हालत है वो पिछले कुछ सालों से इतना स्टेबल नहीं रहा है और रिसेंटली पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अरेस्ट के बाद पाकिस्तान में चारों तरफ दंगे या प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी सरदर्द बन चुका है। अब पाकिस्तान की जो सरकारें होती हैं, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, उनका एक बहुत ही कॉमन कहावत होता है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो जाता है तो उसमें रॉ का हाथ होता है और ये रॉ की साजिश होती है। और अभी भी पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस वगैरह देखने को मिल रहे थे, इसके पीछे भी रॉ का हाथ है, ऐसा कई बार बताया जा चुका है और पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया चुका है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनकी अरेस्ट की वजह से अभी पाकिस्तान में इतना भगदौड़ मचा हुआ है, वो दरअसल एक रॉ एजेंट है और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हो सकता है आप सब मेरे ऊपर यकीन नहीं करने वाले। लेकिन ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये बात खुद अभी पाकिस्तान की रूलिंग गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर राणा तनवीर हुसैन की तरफ से क्लेम किया गया है। उनका ये कहना है कि इमरान खान जब से सत्ता में आए थे तब से वो भारत की इशारे पर नाच रहे थे और भारत की सरकार की तरफ से उनसे जो काम करने के लिए कहा गया था वही सब कर रहे थे, क्योंकि वो एक रॉ एजेंट है। और इसी वजह से इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी PTI को अभी पाकिस्तान में बैन करने के लिए भी प्रस्ताव दिया जा रहा है। वैसे मैंने पहले भी कई बार आप सभी को बता रखा है कि घास की डेर में सुई और पाकिस्तान की नेताओं की स्टेटमेंट में लॉजिक होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर सच में इमरान खान रॉ के एजेंट निकलते हैं तो इस पर पूरी फिल्म बनानी चाहिए, जो कि अगर बनी तो गारंटी देता हूँ पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया जाएगा। वैसे मजाक था, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।